अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, शोबिज़ की न्यूज़ के हवाले से हम हफ्ते में एक प्रोग्राम लाजमी करते हैं और अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी करते हैं। तो कुछ आज बातें करेंगे आपसे। शान साहब ने पहला पॉडकास्ट दिया है अपना मंसूर अली खान साहब को, उस पर बात करेंगे। फिर कुछ दूसरी खबरें हैं, जावेद अख्तर, रणबीर कपूर और इफ़त के हवाले से, अली ज़फ़र, इनके हवाले से कुछ खबरें हैं और कुछ और भी हैं पाकिस्तानी। सबसे पहले तो शान साहब ने जो पहला पॉडकास्ट दिया मंसूर अली खान साहब के साथ, 1 घंटे से ज़्यादा का था ये, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी बातें की। मैं पहले से भी इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हूँ कि शान जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कायल करते हैं अपने आर्गूमेंट्स के साथ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 2006 में रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री हुई थी, तो उसमें शान साहब से बाहर खड़े थे, तो मैंने भी, सैयद यूनुस साहब भी खड़े हुए थे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने पुत्र इश्तारी गुजरदा क्यों बनाई थी, तो उसके अंदर उन्होंने मुझे, पहले मैं बता चुका हूँ, उनका बड़ा कन्विंसिंग स्टाइल है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बोलते हैं वो। अभी जो बातें की हैं उस पर थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहले उन्होंने मौला जट के हवाले से बात की है। उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट और मौला जट का फ़र्क यही बताया। अगेन, जिस तरह मैंने कहा, कन्विंसिंग के एक तार वाला फ़ोन था और एक मोबाइल फ़ोन है जो तब्दील हो गया, जिसमें सारा कुछ उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह तब्दील हुई है। उस हवाले से उन्होंने उसको बड़ा अच्छा एलाबोरेट किया। मौला जट जो उन्होंने कहा जी, जो फिल्म T20 है और जो ड्रामा है वो जो है 50 ओवर का मैच है, T20 फिल्म का है, तो उसके अपने अपने प्लेयर्स होते हैं। और इसी तरह उन्हें जो लंबे वो सीरियल चलते हैं, सीक्वल चलते हैं, जो उनको उन्होंने टेस्ट मैच से तशबीह दी है, या सीज़न जो आते हैं। तो उन्होंने कहा कि T20 के लिए उसी तरह का मटेरियल और प्लेयर उसी तरह का चाहिए होता है। और द लेजेंड ऑफ मौला जट के ऊपर जब उनसे पूछा गया कि आपको कौन सा रोल ऑफर हुआ था, तो उन्होंने बताया कि बाबर वाला रोल ऑफर हुआ था, जो कि मौला जट का बाप है। बाद में फिर उन्होंने इस चीज़ को बताया कि उस रोल को शायद कम किया गया है। और फिर उनसे पूछा गया आप कौन सा किरदार अदा करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मौला जट का किरदार ही अदा करना चाह रहा था, क्योंकि पहले मैं काफ़ी दफ़ा ये कर चुका था। मुझे पता था कि मौला जट के 50 लाख रास्ते मुझे पता थे, जो उन्होंने कहा किसी और को नहीं पता थे। यानी फवाद खान की तरफ उन्होंने इशारा किया। और साथ में उन्होंने कहा भी कि फवाद खान बहुत अच्छे अदाकार हैं, उनका एक अपना अंदाज़ है, अपना स्टाइल है एक्टिंग का, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर होता तो मैं इसको इस तरीके से करता। फिर उन्होंने डायलॉग वगैरह भी बोल के दिखाए। हमजा अब्बासी की उन्होंने तारीफ़ भी की, और हमजा अब्बासी के हवाले से उन्होंने कहा कि जब फिल्म ख़त्म हुई तो विलन को मर जाना चाहिए था, लेकिन विलन मरा नहीं था, विलन ही डिस्कस हो रहा था बाहर आके। यहाँ मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि नासिर अदीब साहब ने जिस वक्त नूरी नद का किरदार लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जहन में यही था कि विलन को ताकतवर होना चाहिए, विलन को पावरफुल होना चाहिए। तो अगर आप कहते हैं कि विलन मर चुका था या विलन को मर जाना चाहिए था, तो मुस्तफ़ा ऋषि विलन थे मौला जट में, वो आज भी जिंदा है। और बल्कि मैं अगर ये कहूँ, कहने की मुझे इजाज़त दे तो मुबालगा नहीं होगा, सुल्तान रही का किरदार जो है वो मुस्तफ़ा ऋषि के किरदार की वजह से उठा था। तो मुस्तफ़ा ऋषि के किरदार के पीछे मुसन्निफ़ खड़ा हुआ था। आज भी ये कहते हैं नवा है सोनिया, और जो इससे मिलते जुलते डायलॉग हैं जितने भी, वो मुस्तफ़ा ऋषि के ज़्यादा पॉपुलर हुए। उनके भी हुए, मौलाना मारे, लेकिन इनके ज़्यादा हुए। तो विलन का जो था किरदार वो उसी तरह था, जो जिस तरीके से राइटर ने लिखा था, वो द लेजेंड ऑफ मौला जट में भी नहीं मर सकता था और मौला जट में भी नहीं मर सकता था, उसने जिंदा रहना था। या मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि अगर उन्होंने फवाद खान के किरदार की तारीफ नहीं की है तो उसमें थोड़ा सा बाइस कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले वो कह चुके हैं कि मुझे मौला जट का किरदार अदा करना चाहिए था, मैं कर सकता था, मुझे 50 लाख रास्ते आते थे। तो उसमें थोड़ी सी बाइस बनती है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो हमजा की ही तारीफ करेंगे, वो फवाद खान की तारीफ करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। तो और इसके साथ में एक और चीज़ जोड़ दूं कि मुस्तफ़ा ऋषि साहब का जब मैंने पहला इंटरव्यू किया था, तो मैंने उन्हें कहा था, जो मौला जट नहीं आई थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट नहीं आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने अपने अंदाज से करने की कोशिश की तो फिर तो ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में फवाद खान ने अपने अंदाज से करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की तो फिर लोग उसका मुआवजा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये एक मैं साथ आपको बताना चाहता था। तो ये है। और खुद क्योंकि शान साहब ने अभी जो मौला जट और इसके हवाले से बात किया और मौला जट को इतना सराहा भी है, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाता चलूँ। जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले हसन अस्करी साहब ने भी कहा था कि मैंने चुदरानी कराई थी, तो वो इन चीज़ों के खिलाफ थे। फिर उन्होंने 2-3 हदायतकारों का मैं खुद इंटरव्यू कर चुका हूँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब का और दूसरे 1-2 का, किसी के आपने भी पढ़े होंगे, किसी जगह सुना होगा कि सुल्तान रईस साहब के खिलाफ थे, वो पंजाबी फिल्मों के हक में नहीं। तो खुद हैदर सुल्तान ने कहा था कि सुल्तान रईस साहब के साथ शान जो फिल्में करते थे, तो उस वक्त उनका आपस में होता था, वो बड़े प्यार से समझाते थे, शानी ऐसे नहीं करो, शानी ऐसे नहीं करो। हमारे साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था। तो शान साहब कभी भी कन्विंस नहीं थे। तो वो फिर उन्होंने खुद, जिस तरह इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं वो अपना
किचन चलाने के लिए या अपने आप को सर्वाइवल देने के लिए करनी पड़ती हैं, तो फिर इस तरह बादल नख्वास्ता आए थे। बाद में जिस वक्त उनको हिट हुआ तो उनको मज़ा आना शुरू हो गया इस किरदार के साथ। पंजाबी के एक्सेंट के हवाले से ठीक है, पंजाबी उनकी मादरी ज़ुबान नहीं थी हम फवाद खान वगैरह की, तो इसमें उनका एतराज़ जो है शान साहब का वो बिल्कुल ठीक बनता है। और फिर उन्होंने वैशी जट और मौला जट के हवाले से भी बातें की है, ये कुछ शान साहब के इंटरव्यू की थी। और एक हमारी बड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने उसमें कहा है कि मेरे वालिद की लाइब्रेरी है रियाज शाहिद साहब की, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम उनका कभी विज़िट करें, उनकी लाइब्रेरी का कभी चांस मिला और कभी हमें मौका दिया गया तो हम लाजमी करेंगे। शान साहब हमारे सुपरस्टार हैं, आगे 90 की दिहाई के जो फिल्में आएंगी उसमें हम उनकी फ़िल्मों को, उनके फ़न को बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करते रहेंगे। और अभी क्योंकि ज़ाहिर है उनका दौर हम जब बता रहे हैं सनमा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान शुरू नहीं हुआ, वो 1991 से शुरू होता है, 90 या 91 से। आगे जनाब साहब रणबीर कपूर ने कहा, एक बयान दिया था बाहर किसी अवार्ड के दौरान में कि मैं फ़िल्मों में काम करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी फ़िल्मों में। तो उस वक्त इस वक्त क्योंकि जावेद अख्तर का भी वो था, सारा चल रहा है, ये हालांकि पुराना बयान था, तो उनको लेने के देने पड़ गए थे। उनके मुल्क के अंदर पेट्रियटिज्म की बातें शुरू होगी कि आपने क्यों कहा है जाके, ये बर्दाश्त है, ये है बर्दाश्त के उन्होंने उनके ऊपर बड़ी तनकीद होना शुरू होगी कि क्यों कहा है उन्होंने, ये वाली बात क्यों की है। तो जिसके जवाब में रणबीर कपूर ने कहा कि मेरा कहने का मकसद कुछ और था, जो गलत इंटरप्रेट किया गया मेरे बयान को। मुझसे जब वहाँ पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स आए हुए थे, उन्होंने पूछा कि अगर वहाँ पे आप सोच सकते हैं, आप कंसिडर करेंगे पाकिस्तान में काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आर्ट की और फ़न की और अदाकार की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। तो उसको उन्होंने, कुछ लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया, तो एक किस्म का उनको डिफेंस पे डाल दिया है वहाँ की तनकीद ने रणबीर कपूर की हवाले से। और जब रणबीर कपूर की ऊपर तनकीद की बात हो और जावेद अख्तर साहब की बात ना हो, कैसे हो सकता है। जावेद अख्तर यहाँ से गए, उन्होंने जाके वहाँ कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे मैं कोई तीसरी जंग अजीम जीत के आए। वही फैज़ वाले फैज़ फेस्टिवल में जो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि यूँ फिर रहे हम, जो जिसके ऊपर हम पूरी वीडियो भी कर चुके हैं। तो फैज़ साहब अपना जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे इस तरह के इवेंट पर जाना नहीं चाहिए था। यानी कि अभी आप मैं अगर मुझे इजाज़त है तो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, ढीठ पने का, कि आपको एक मुल्क ने दावत दी, आप यहाँ मेहमान बन के आए, आपको शर्मिंदा इस चीज़ पे होना चाहिए था कि जो कुछ मैंने बोला वहाँ पे, मुझे इस मौके पे ये नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने जाकर उल्टा ये कह दिया कि मुझे जाने नहीं चाहिए था। यानी कि अभी भी वो अपने बयान के ऊपर न सिर्फ कायम है बल्कि वहाँ पे दाद बटोर रहे हैं। और जो उन्होंने कहा कि मैं तीसरी जंग अजीम जीत के आई हूँ, आपको अब पता नहीं चला, आपको पता था, आप अच्छे खासे समझदार आदमी हैं और आपको पता था कि जो कुछ मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसकी वहाँ पे इंडिया में कितनी पजीराई होगी, और इसी वजह से आपने बोला था। और अब जाके ये कहना कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तीसरी जंग अजीम जीत के आया हूँ, तो ये आपको पहले से पता था कि आपको वहाँ पे पजीराई मिलेगी सिर्फ इस बयान की वजह से। एक और चीज़ है, आजकल एक ड्रामा है तेरे बिन, उसमें उसकी टीआरपीज़ बहुत आ रही है। टीआरपीज़ रेटिंग होती हैं जिसको हाईएस्ट समझा जाता है। एक तो वो सैटेलाइट के ऊपर आती है टीआरपीज़, दूसरा व्यूज़ की सूरत में, जैसे हम वीडियो बनाते हैं उसके व्यूज़ आते हैं। तो इसी तरह नॉर्मली जो ड्रामा है उसकी पर एपिसोड के 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी व्यूज़ आते हैं, 1 मिलियन अभी तक भी आ जाते हैं। तो जो वहाज का और यमुना का ड्रामा है उसके जो टीआरपीज़ हैं वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। तेरे बिन के पहले नंबर पे ये है और हर एपिसोड वो जो है अच्छा खासा उसका 20 मिलियन और पता नहीं कितने कितने मिलियन के उसके व्यूज़ आ रहे हैं एपिसोड के। तो 1 मिलियन तो वैसे नॉर्मल भी आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो ड्रामा इस वक्त जा रहा है वो भी वहाज का ही है, मुझे प्यार हुआ था, उसमें हानि आमिर हैं, इसके टीआरपीज़ में दूसरा नंबर है। और सरे राह जो है वो सबा कमर का ड्रामा तीसरे नंबर पे है, उसकी टीआरपीज़ भी तीसरे नंबर पे, उसके व्यूज़ भी। और इसी तरह कलंदर ड्रामा जो है वो चौथे नंबर पे है और 5वें नंबर पे भी कोई ड्रामा है। ये है जनाब साहब काला डोरिया जो है वो 5वें नंबर पे, सॉरी मैं लिखा हुआ था। उशना शाह ने क्योंकि शादी हुई है, ज़ाहिर है उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा सोशल मीडिया से यानी इंस्टाग्राम से दूर किया है कुछ अरसे के लिए, और वो कह रही हैं कि मैं कुछ टाइम जो है वो गुजारना चाह रही हूँ, इसी तरह और प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए वो गुजारना चाह रही हैं। असमत तारे की बेटी हैं, इरसा गज़ल की बहन हैं उशना शाह, और हमारी बड़ी नाज अदाकारा थी असमत तारा साहिबा। इनको मैंने एक दिन तस्वीर भी भेजी थी, वो छोटे होते बिल्कुल बच्ची। खैर एक और जो ख़बर है वो है वहीदा रहमान के हवाले से। वहीदा रहमान ने बताया कि एक टाइम था जिस वक्त वो शूटिंग करने जा रहे थे और किसी जगह पे ट्रेन के अंदर थे, और राज कपूर जो थे वो भी इसी कंपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ थे। मैं अपनी हेयर ड्रेसर अपनी बहन के साथ थी। तो
जिस वक्त हमने झांक के बाहर देखा तो बाहर कॉलेज और जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया था और राज कपूर का कहना ये था कि राज कपूर ख़ुद तो उनसे मिले थे, फ़ैन जो उनके मदाह थे वो चाह रहे थे कि राज कपूर साहब मिले। राज कपूर साहब उन्हें मिलाए, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमने वहीदा रहमान साहिबा से भी मिलना है। तो वहीदा रहमान साहिबा ने राज कपूर को कहा कि राज जी जाने दीजिए, मैं मिल लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह कुछ हो गया, कोई इस तरह का बुरा वाक़या अगर पेश आ गया तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो इस हवाले से जो वहीदा रहमान ने अपनी इन यादों को शेयर किया है। और उसके साथ अगली खबर जो है वो हुमायमा की है। हुमायमा ने, आपको पता, शबून अब्बासी से शादी की थी 20 साल की उम्र में। उन्होंने अपनी स्ट्रगल की बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा, ना अपने आप को सोचा, ना अपने आप पे तवज्जो दी। उन्होंने कहा जी मैंने अपना जो डिप्रेशन था उसको दूर करने के लिए दवाइयाँ तक इस्तेमाल की। तो अब ये द लेजेंड ऑफ मोलाजट की जो दारो है, उसने बताया कि इस वक्त वो अपने आप के ऊपर तवज्जो दे रही हैं भरपूर तरीके से, कि और कभी उन्होंने अपने आप के ऊपर तवज्जो नहीं दी थी। और ये बताते हैं वो काफ़ी जज्बाती भी नज़र आई हैं। तो ये कुछ खबरें हैं। इफ़त और अली ज़फ़र वगैरह की खबर हम अब अगले किसी उसमें एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।